पोस्ट ऑफिसेस प्रैक्टिकली बैंक बन चुके हैं, बैंकिंग सर्विस की तरह काम कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिसेस को प्राइवेटाइज करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है और कोई सरकार की मंशा नहीं। नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम सुनते रहते हैं कि पोस्ट ऑफिस का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, डाक विभाग का निजीकरण होने वाला है। तो ऐसा कुछ है नहीं, संचार मंत्री ने क्लियर किया है राज्यसभा सदन में, और उन्होंने पोस्ट ऑफिस बिल के बारे में भी बहुत सी बातें बताई। जो पोस्ट ऑफिस बिल के बारे में लोगों की धारणा है और उसके प्रति जो गलत सोच है लोगों की, उसके बारे में संचार मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव ने पूरी जानकारी दी। आज के वीडियो में वही हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए वीडियो में उन्होंने क्या क्या बताई। उनकी बातों को पूरा सुनिए, वीडियो देखिए और आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पोस्ट ऑफिस बिल क्या है और पोस्ट ऑफिस के जो स्कीम्स है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो देखते हैं वीडियो। मैं एक बार फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन के फ्लोर पे कह रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिसेस को प्राइवेटाइज करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है और कोई सरकार की मंशा नहीं। जो इस बिल में लाया गया है वो बेसिकली पोस्टल नेटवर्क की सर्विसेज को विस्तार करने का है। पहले केवल मेल, डाक, इसके लिए पोस्ट ऑफिसेस का कानून के अंदर प्रावधान था और अब उसका विस्तार करके बाकी कई तरह की सर्विसेज को लाया जा सकता है। जैसा कई माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया, आज पोस्ट ऑफिसेस प्रैक्टिकली बैंक बन चुके हैं, बैंकिंग सर्विस की तरह काम कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में करीब 26 करोड़ अकाउंट है और 17 लाख करोड़ रुपए उसमें डिपॉजिटेड है। तो एक साधारण परिवार के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे अपनी सेविंग्स को सेफ रख सके। वैसे ही सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें बेटियों के लिए पूरी ज़िंदगी भर का एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनती है, उसमें 3 करोड़ खाते खोले गए हैं जिसमें 1,41,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 21 लाख दिए गए। जैसा कई मान्य सांसदों ने कहा, पासपोर्ट सेवा केंद्र के कारण उनको आज जितनी सुविधाएं मिली है पासपोर्ट बनाने में, ये एक ऐसी सर्विस है जो सर्विस और बढ़ेगी और इस बिल के आने से इसको एक लीगल फ्रेमवर्क मिलेगा। वैसे ही आधार एनरोलमेंट 13,500 सेंटर, और सबसे बड़ी बात जो एक और माननीय सांसद ने कहा था कि एक समय था जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा 100 रुपये भेजते हैं, केवल 15 रुपये ज़मीन तक पहुंचते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 100 रुपये भेजते हैं, एक बटन दबा के पूरे 100 रुपये अपने साधारण नागरिक के खाते में पहुंचते हैं। और इसमें पोस्ट ऑफिस का भी बहुत बड़ा रोल है। पोस्ट ऑफिस का जो पेमेंट बैंक है, इसके जरिए से करीब 3.5 करोड़ लोगों को ये सुविधा मिल रही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। 3.5 करोड़ लोगों को एक बटन दबाते ही लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। कि ये व्यवस्था पाटलिपुत्र से पर्शिया तक की हिंदुस्तान में बहुत पहले से स्थापित थी और बहुत ही अच्छी तरह से भी चलती थी। कुछ मान्य सदस्यों ने ये भी कहा कि पोस्टल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट नहीं किया गया है। शायद कुछ मान्य सांसद या तो तथ्य देखना नहीं चाहते माननीय सभापति महोदय, या फिर वो देख के भी अनदेखा करना चाहते हैं। 1,28,000 लोगों को रोजगार दिया है माननीय मोदी जी ने पोस्टल नेटवर्क। 660 पोस्ट ऑफिसेज यूपीए की सरकार के समय बंद किए गए थे, मोदी जी ने 5,000 नए खोले हैं और 5,700 से अधिक नए खोलने के लिए मंजूर किए। पोस्टल नेटवर्क को किस तरह से बढ़ाया जाए, ये मोदी जी का क्लियर विजन है। यूपीए सरकार में ये था कि पोस्टल सर्विसेज को किस तरह से बंद किया जाए, कैसे उसको इररेलेवेंट कर दिया जाए, कैसे इसको समाप्त कर दिया जाए, और आज वो दुहाई दे रहे हैं, पीएसयू को प्राइवेटाइज न करने की बात कह रहे हैं आज शक्ति सिंह जी गोहिल जी। इनका ये जो हिपोक्रेसी है,
उस हिपोक्रेसी को आज भारत का जन जन जान चुका है। भारत के जन जन के मन में जो आज सरकार की सुविधाओं, सरकार के विकास के प्रति जो विश्वास आया है, वो विश्वास आया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो काम करने का तरीका है, जो मोदी जी की गारंटी है, सिर्फ पूरे के पूरे भारत का सिर्फ उसी पे भरोसा है। और जो परिणाम आज हम सब देख रहे हैं, वो परिणाम उसी का नतीजा है कि कांग्रेस हमेशा केवल कॉलोनियल माइंडसेट में चली रहेगी और इररिलेवेंट हो जाएगी। इसी तरह से चलते चलते हो गई है। आज के बिल में विशेषकर इस बात का प्रावधान लाया गया है कि पोस्टल सर्विसेज का विस्तार हो, केवल डाक और एक्सप्रेस मेल के अलावा और भी कई तरह की सर्विसेज आए। एक और विषय कम्युनिस्ट पार्टी के मान्यवर सांसद महोदय जी का था, फेडरलिज्म पे आपका आरोप था कि फेडरलिज्म पे प्रहार किया जा रहा है। शायद कम्युनिस्ट पार्टी को कभी भी संविधान में रुचि नहीं थी, विश्वास नहीं था। जो संविधान की दुहाई देते हैं मान्यवर सभापति महोदय, वो पहले थोड़ा संविधान को पढ़ तो ले। भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की लिस्टें बनी हुई है, कौन सा यूनियन सरकार का, भारत सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का विषय है और कौन सा केंद्र, कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट है और कौन सा राज्य का है, क्लियरली संविधान में स्पेसिफाई किया हुआ है। आइटम 31 जो यूनियन लिस्ट की है, उसमें पोस्टल सर्विसेज को क्लियरली रखा गया है। तो आपका तो वैसे भी संविधान में कोई रुचि थी नहीं। आज भले आप डेमोक्रेसी की बात करो और संविधान के ऊपर अटैक की बात करो, लेकिन जनता सब जानती है और जनता सब समझती है। जनता को पता है, जन जन को पता है संविधान की रक्षा करने के लिए कौन आज सशक्त है और कौन कर सकता है। जो केवल एक दिखावा करते थे संविधान की रक्षा की और डेमोक्रेसी की रक्षा की, उनको जनता ने नकार दिया है और आने वाले समय में भी नकारते रहेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं सभी सांसदों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस बिल को, जो कि हमारी कॉलोनियल माइंडसेट को, उपनिवेशवादी समय की एक लेगेसी को समाप्त करके आज के समय के अनुरूप एक बहुत अच्छा मॉडर्न, वेल ड्राफ्टेड, अच्छा एक सरल भाषा में लाया गया जो बिल है, इसको यूनानिमसली पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।